दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। तो जब ये इंजेक्शन दिया जाएगा तो दुधारू पशुओं के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन चला जाएगा, उसका स्रावन बढ़ जाएगा, जिस कारण से दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBCs का प्रमुख कार्य है रक्त को शुद्ध करना नहीं, रोगों से रक्षा करना, एंटीबॉडी बनाना, राइट ऑप्शन बी होगा। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? इसका कारण है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण यानी ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसी की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, राइट ऑप्शन ए होगा। माँ का दूध पीने वाले बच्चों में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? वह कम मोटा होता है, सही, ये सही है, मोटापा नहीं बढ़ता है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, नहीं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। तो 4 गलत है, 4 गलत होने की वजह से बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो ये सही ऑप्शन होगा 1 2 3। आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल या अप्रूवल कमेटी के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी से होती है, राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए नहीं, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए नहीं, इसके लिए इंसुलिन है। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, बिल्कुल। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता बढ़ता है, नपुंसकता आती है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, यानी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो ये तो होगा नहीं। विटामिन के जिसका नाम फाइलोक्विनोन है और इसी की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, तो रक्त के थक्का जमाने में ये विटामिन बहुत ही सहायक है, राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन ई की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, नपुंसकता आती है, ये सब होता है। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। यूकैरियोट का मतलब होता है जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है यानी न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड होता है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। तो कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता, निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है? तो हमारे RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लाल रुधिराणु में, लाल रक्त कोशिकाओं में, राइट ऑप्शन ए होगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियों में होता है, नहीं, ये गलत है। वहन तो स्त्रियां करती है लेकिन प्रकट ये पुरुषों में होता है। तो स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है, यानी माँ से अपने बेटे में ट्रांसफ़र हो जाता है, स्त्रियों से पुरुषों में होता है, बेटी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था, गोल्जी का कैमिलो गोल्जी ने किया था, ये सही है। विटामिन फंक ने दिया था विटामिन नाम, इसकी खोज किया था, ये सही है। तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। एलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है कि किसी पर्सन के बॉडी में HIV के प्रति एंटीबॉडी है या नहीं है, यानी एड्स के प्रति एंटीबॉडी है या नहीं है, इसकी जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, HIV। निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग है? तो मलेरिया मच्छर जनित रोग है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त कोबाल्ट 60 भी होता है, P32 भी होता है, I131 भी होता है। तो प्रयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो यदि pH स्केल को हम देखें तो यहाँ पे 7 है, 7 न्यूट्रल 7 से कम एसिड का pH होता है और 7 से ज़्यादा
बेस का पीएच होता है। तो चूँकि एसिड रेन है तो उसमें निश्चित रूप से एसिडिक होगा वो, तो एसिडिक होगा तो उसका पीएच 7 से निश्चित रूप से कम होगा, तो 5.6 से कम होता है उसका पीएच। राइट ऑप्शन ए होगा। और ये एसिड रेन होता कैसे है? हम जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2, ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। ये वाटर में घुल करके और एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन के ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लिया H2CO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड HNO3 बना लेते हैं, और सल्फ़र के ऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, देन सल्फ़र के ऑक्साइड जो है SO2 वो H2SO3 और उसके बाद में H2SO4 बना लेता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। तो एसिड बना लेते हैं और यहीं वर्षा के बूंदों के साथ में आते हैं धरती पे, जिसको एसिड रेन कहा जाता है। तो एसिड रेन होने का ये कारण है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कहाँ से निकलते हैं? व्हीकल्स से भी निकलते हैं, जो उसका फ्यूल बर्न करता है वहाँ से भी निकलते हैं, इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, और एसिड रेन के होने में अपना योगदान देते हैं। अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोफ्थलीन का रंग क्रमशः होता है। तो अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन का कलर रंगहीन होता है, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। सीन गैस किसका मिश्रण है? सीन गैस मतलब सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। राइट ऑप्शन बी होगा। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? PMMA। PMMA का मतलब होता है पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट, इसका यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, तो इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में तो प्रोडक्ट जो बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। इस CO2 गैस का बनना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस मिक्सचर में सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 लिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है? ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़वा देना और आग उससे बुझ जाता है। तो सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटॉलिक ऑक्साइड बनता है, MO2 मान लीजिए। तो मेटॉलिक ऑक्साइड बनता है और ये वाटर में डिजोल्व हो करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मेटॉलिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब यदि हम बात करें अल्कली मेटल की, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, ये जब दोनों ही वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं H2, ये वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, विगरसली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इतना तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक है कि इससे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे NaOH बन जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, और पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। चूँकि ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस तुरंत ही जल उठता है। तो ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, यानी हाईली रिएक्टिव है वाटर के टुवार्ड्स, तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सिर्फ इस बात से हम ऑप्शन को यहाँ से जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा? सोडियम होगा। इन चारों ऑप्शन में सबसे लास्ट में जो दिया गया है सोडियम होगा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं।
मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हाँ, लेकिन हॉट वाटर से ये रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो Mg प्लस हॉट वाटर ये बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आप लोग जानते होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, एक एंटा एसिड है। तो जब किसी पर्सन के पेट में ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसके इलाज के लिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दिया जाता है, इसके घोल को दिया जाता है। इसके बाद हम यदि देखें एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये न तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और न ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, हाँ, लेकिन स्टीम के साथ ये रिएक्शन करते हैं। इसके बाद लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड, ये वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आयरन तो निश्चित रूप से रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है सोडियम तो ऐसे ही रिएक्शन कर लेगा। मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। जिंक की यदि हम बात करें तो जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, जिंक हो गया या फिर आयरन हो गया, ये दोनों स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है यानी स्केलर है? तो स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती है। हमेशा 2 + 3 = 5 ही होगा स्केलर क्वांटिटी के केस में। 2 + 3 4 नहीं हो सकता है, 2 + 3 3 नहीं हो सकता है। ये इस तरह की चीज़ें वेक्टर में होती है। तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश राशि है? तो यदि हम आवेग की बात करें तो आवेग होता क्या है? आवेग को यदि हम जे से डिनोट करें तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स जब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उस फोर्स और उस टाइम के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई बैट्समैन जब शॉट लगाता है, बॉल को हीट करता है तो बॉल उस बैट के कांटेक्ट में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है और बैट्समैन जो है एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उस केस में जो फोर्स है और जो कांटेक्ट में रहा टाइम, उसके बीच के मल्टीप्लिकेशन को आवेग यानी इम्पल्स कहा जाता है। तो ये क्या हो गया फोर्स इनटू टाइम हो गया, ये फोर्स इनटू टाइम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इम्पल्स जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। आगे इसको हम बढ़ाते हैं तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी P2 - P1 आ जाता है। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ये नहीं होगा। त्वरण, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी dv/dt होता है इसका त्वरण। तो त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। कार्य जो होता है W, ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, F.S कह दीजिए इसको, डॉट प्रोडक्ट है, या यूं कहें कि Fs cos थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इससे, इस प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आती है वो स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती है। तो कार्य W जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से स्केलर जो है ओनली कार्य यानी वर्क है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है? यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चेन है, ये सही है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ये भी सही है। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी हैं, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। तो इसमें रेडियोमीटर दिया गया है, हाइग्रोमीटर दिया गया है, टैकोमीटर, एनीमोमीटर। तो यदि हाइग्रोमीटर की हम बात करें तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षिक आर्द्रता को। तो इसमें बी का 1 देखें तो बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे बी का 1। तो सिर्फ इसके जान जाने से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। तो सी ऑप्शन तो सही होने जा रहा है। तो रेडियोमीटर जो है ये क्या मेजर करता है? रेडियोमीटर विकिरण की तीव्रता को मेजर करता है, यानी ए का 2 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर तो अभी जान ही गए, बी का 1 हो जाएगा। टैकोमीटर क्या मेजर करता है? टैकोमीटर जो है ये घूर्णन गति को मेजर करता है। एनीमोमीटर वायु के वेग, वायु की गति को मेजर करता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन सी होगा।
पृथ्वी तल से पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर दिया जाए तो वो फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से के अंदर वो लौट करके नहीं आए, वो बाहर चला जाए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, उसको कहा जाता है, उस मिनिमम स्पीड, उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और जब इसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसको डेराइव करते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आता है 2gr का अंडर रूट, 2gr का रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ के सरफेस से जो पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं प्रभावित करता है? तो यदि परमाणु बम की हम बात करें तो परमाणु बम कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी नाभिकीय विखंडन के। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस दो या दो से अधिक स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है तो इसको नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। जैसे यूरेनियम 235 पे जब स्लो न्यूट्रॉन से टकराया जाता है, बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, तो ये बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एवरेज, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा इसलिए रिलीज होती है क्योंकि यूरेनियम 235 के मास को हम काउंट करें, बेरियम एंड क्रिप्टन के मास को काउंट करते, बेरियम एंड क्रिप्टन के दोनों का मास मिल करके यूरेनियम 235 के मास से कम ही आता है, और इसी मास की जो कमी होती है यानी मास का जो डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जान माल की हानि तो होती ही है, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी भी हानि होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन बम की यदि हम बात करें, जो कि बीपीएस में पूछा गया है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे बेस्ड होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो यहाँ पर भी मास का डिफेक्ट आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, हाँ, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 10⁷ to 10⁸ केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है, उससे जो हीट जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, उससे टेम्परेचर रेज हो जाता है, उस लेवल पे चला जाता है, उसके बाद में तब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है। तो न्यूक्लियर ये हाइड्रोजन बम हो या फिर परमाणु बम हो, दोनों ही से जान माल की हानि तो होती है, बिल्डिंग्स वगैरह की भी क्षति होती है यहाँ से। लेकिन न्यूट्रॉन बम की यदि बात करें तो ये स्मॉलर हाइड्रोजन बम ही है। न्यूट्रॉन बम जो है एक स्मॉलर हाइड्रोजन बम ही है। इससे लार्ज अमाउंट में रेडिएशन निकलता है, जैसे गामा रेज निकल रही है, गामा रेज या फिर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये गामा रेज या न्यूट्रॉन्स जो है इससे बिल्डिंग्स वगैरह की क्षति नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये ह्यूमन सेल्स या कोई भी लिविंग सेल है इसको ये डैमेज कर देते हैं और जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है इससे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन बम, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो भारत का परम सिद्धि है और यूएस का फ्रंटियर है, राइट ऑप्शन ए होगा। एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। यह ग्रह अंतरिक्ष में स्थिर रहता है, पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। एक जगह स्थिर तभी दिखेगा जब एक वर्ष में वो चक्कर लगाएगा, यानी जितने समय में पृथ्वी उतने समय में वो तभी एक जगह स्थिर नज़र आएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो, जैसे मान लीजिए कि ये लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, इसको हम किसी कंटेनर में, इसमें लिक्विड है, किसी कंटेनर में लटका देते हैं, जैसे ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लटका देते हैं, तो चूँकि हम जानते हैं कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, यानी वाटर का लेयर हो या कोई अदर फ्लूइड हो, उनके लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लगता है, ड्रैगिंग फोर्स लगता है, यानी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन लगता है, तो उसकी वजह से इस पर एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, इसके मोशन को धीरे धीरे स्लो करेगा, स्लो करते करते ये रुक जाएगा। तो लोलक काफ़ी समय तक दोलन करता रहेगा? नहीं, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा।
हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम से घटता है। तो देखिए, किसी भी मीडियम में प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वी। तो यहाँ से हम वी निकालें तो सी बाई म्यू आता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इन तीनों में से पानी हो गया, कांच हो गया और हीरा हो गया, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा उस पर स्पीड ज़्यादा होगा। तो पानी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो पानी का होता है 1.33 और कांच का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.5 और हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, डायमंड का 2.42 होता है। तो हीरा में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा कांच में और सबसे ज़्यादा होगा पानी में। तो हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम से घटता है। तो घटेगा किस क्रम से यहाँ पे? तो हीरा में सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा कांच में होगा, उससे ज़्यादा पानी में होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये पाया जाता है आउटर कोर एंड मेंटल के बीच में, तो कोर तथा मेंटल के बीच में। राइट ऑप्शन ए होगा।